ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज हमारी अभी थी, वो अपनी बाइक पे बैठी हुई थी। अब बाइक चलाते हुए वो जा रही थी कहीं, और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा सा बुके था। और हमारी अभी जी वो अपनी बाइक को साइड में पार्क करते हैं और वो जाके पहुंचते उसी उसी रेस्टोरेंट पर जहाँ पर अनिका को बैठना बहुत पसंद होता था, जहाँ पर अनिका शायरी करती थी, पोएट्रीज करती थी, और याद है ना पहले मैं बताया करती थी। तो वहाँ पर उसी रेस्टोरेंट पर वो गई थी और अभी जाके उसी टेबल पर बैठते हैं, मतलब जो विंडो साइड का कॉर्नर था। अब वहाँ पर जो अभी जाके बैठती थी साथ अनिका, उसी टेबल पे जाके बैठती है और उधर ही जो है वो बुके रखती भी है। और जब भी वो वहाँ पे बैठती है उसको एक अलग सा एक खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये कॉर्नर अनिका की फेवरेट थी। और वहाँ पर जो अभी है वो सामने की तरफ देखते बोलती है, अनिका कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा फील हो रहा है ना? मुझे पता ही था कि तुम ये प्लेस बहुत ज़्यादा मिस करोगे, और इसी वजह से आज इधर बैठे हैं हम। और तभी जो एक वेटर है वो आके बोलते कि मैम क्या लेना चाहेंगे आप? जो भी है वो बोलती कि सेम जो पहले ऑर्डर जाता था वही ले आइए। तो वहाँ पर जो वेटर था वो बोलती कि मैम एक ही तो होगा ना? जो भी है वो बोलती कि नहीं, आपको पता ही तो है जब भी मैं यहाँ पर आके बैठती हूँ तो दो ही आता है सारा कुछ। तो जो वेटर है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा हंसते हुए पर्चे से चले जाते हैं। और जो अभी है वो सामने की तरफ देखने लगती है और बोलते कि आप उस दिन क्यों गई थी उस स्टेशन में? आप कभी ये बात क्यों नहीं मुझे बताती कि आप उस दिन उस स्टेशन में क्यों गई थी? वो स्टेशन मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अनलकी भी है और लकी भी है। मेरे साथ घटी हुई हर एक घटना के साथ ये स्टेशन किसी न किसी की तरह से जुड़ा हुआ होता है। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये स्टेशन कितना मेरे साथ और जुड़ेगा। मुझे इसका मैटर और पसंद ही नहीं आ रहा। वहाँ पर जो अभी है वो बस बोले जा रही थी और सामने से कोई रिप्लाई आ नहीं रही थी। उसके बाद जो वेटर है वो खाना पूरा आके सर्व कर देता है और बोलती कि मैम एंजॉय योर फूड। जो भी है वो बस उसकी तरफ देख के हंसती है। और वहाँ पर जो भी है वो अपना कॉफ़ी पीने लगती है और साथ में जो सैंडविच उसने मंगवाया था वही वो खाने लगती है। और जो सामने का खाना था वो बस वैसे का वैसा ही रहता है। तो वहाँ पर से अभी का जब हो जाता है खाना खा के, वो अब सामने की तरफ फिर से देखते हुए बोलती कि चलिए चलते हैं, और कितना बैठना है आपको इधर? और ये बोलते हुए जो बुके था वो उधर ही रखती है और अपनी साथ एक डायरी उसके पास थी, वो उस डायरी को लेके बस बिल पे करके चली जाती है। जब भी वो फिर से जाके बाइक पे बैठेगी तभी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, आज बाइक से नहीं, आज हम चल के जाते हैं। क्या बोलती है? ये इतना शाम सुंदर सा है, आज चल के थोड़ा सा मेमोरी बनाते हैं, आज आपसे थोड़ा सा बात करते हैं। तो वहाँ पर जो अभी है वो चलने लगती है और चलते चलते ठीक उसी रोड तक वो जाती है जहाँ पर फुल ब्लैक था, मतलब वो अभी का फेवरेट जो जगह था वहाँ पर वो जाती है, जहाँ पर पूरे चारों तरफ से अंधेरा था पर स्ट्रीट लाइट जल रहे हुए थे, और पेड़ों में फूल और उनकी हवा में जो उनकी महक थी वो बहुत ही मधुशी भरी एक समा बांध रही थी। और रवि को इस मोमेंट पे बस और किसी के नहीं, अनिका के साथ चाहिए होता था। और अभी जो है वो अपनी साइड की तरफ देख ही रही थी और वो बस बोल रही थी, अनिका कितना सुंदर है ना? अगर आज आप मेरे साथ होती तो ये कितना ही सुंदर लगता। आप मेरे हाथ पे हाथ रखती, मैं आपके हाथ को इतनी कस के पकड़ के फिर चलती। पर आपने तो आपने तो ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही मेरा हाथ छोड़ दिया, और छोड़ा तो छोड़ा ऐसे छोड़ा कि मैं शायद ही ज़िंदगी में अब कभी ये पकड़ पाऊंगी। आपको क्या ज़रूरत थी उस दिन स्टेशन पे आने के लिए? क्यों आप मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन कर रही थी? और और मैं पागल अपनी ड्यूटी में इतना बिजी थी कि मैं आपको इग्नोर कर रही थी। आपको अनिका, जिनकी बात सुने बगैर, जिनकी चेहरा देखे बगैर मेरा कभी सुबह नहीं होता था, मैं उस दिन आपको इग्नोर कर रही थी। मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिग्रेट शायद यही होगी
कि उस दिन मैंने एक बार आपकी फ़ोन उठा ली होती, एक बार आपसे बात कर ली होती और आप जो मुझे बोलने की कोशिश कर रही थी, शायद वो मैं एक बार सुन पाती। पता नहीं क्या आपको बोलना था, पता नहीं क्यों आप उस दिन उस स्टेशन में आई थी। और ये सब वो जब बोल रही थी, उसकी आँखों से बस पानियाँ गिर रहे थे। पर आज उसको उसकी इस मिज़रेबल सिचुएशन में उसको कंधा देने वाला कोई नहीं था। उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि अभी इतना रो मत, तुम रोती हो तो मुझे दुख होता है, तुम रोती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये बोलने वाला अभी के पास आज कोई नहीं था। वो चले जा रही थी बस उस रोड से और उसके साइड में बस वो अनिका को इमेजिन कर रही थी कि शायद अनिका उसके पास है, शायद वो जो अपने सारे दिल की बात बोल रही है वो सब अनिका सुन रही है। तो वहाँ पर अभी बस चली जा रही थी तो तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और वो फ़ोन कॉल जब अभी उठाती है और देखती है कि वो कुमुद है, तभी वो पूछती है कि हाँ कुमुद बोलो क्या है, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज तो मत परेशान करो। जो कुमुद है वो बोलती कि अभी अनिका के केस में लीड मिली है और अभी का बस इतना सुनना ही था। वो बोलती कि मैं अभी आ रही हूँ, मुझे बस टाइम दो कुछ, मैं अभी के अभी आ रही हूँ और तुम करो, तुम अपने साइड से जो करना होता है वो तुम करो, मैं बस आ रही हूँ। और ये बोल के बस वो फ़ोन कट कर देती है और अपने साइड में ही देखने लगती है। और उसको ऐसा लग रहा था कि अनिका उसके साइड में खड़ी हुई है और उसकी तरफ देख के वो मुस्कुरा रही है। जो भी है वो बोलती कि देखा, आज पूरे 1 साल 3 महीने बाद आपकी आपकी केस की कोई छोटी सी एक लीड मिली है। अब तो अनिका मैं उस कल्प्रिट को पकड़ के ही रहूँगी और उसको जब तक मैं मार ना दूँ तब तक मैं चैन मेरे पे नहीं आएगा। वहाँ पर जो अभी है वो बस अनिका को हंसते हुए ही इमेजिन कर रही थी। अब वो अनिका को देखते हुए बोलती कि पता है एक बात और भी है मेरे साथ, 1 साल 3 महीने में मेरे मेरे जो फ़ोन पे फ़ोन आता है ना, मैं उसको झट से पिक करती हूँ। मतलब एक रिंग बजता है तब से मैं पिक करती हूँ। हो मैं मीटिंग में, हो मैं कहीं पे, हो मैं मिशन में, मैं उसको पिक ज़रूर करती हूँ। पर उस कॉल पे बस आप नहीं बात कर पाती, मैं बस आपकी आवाज़ नहीं सुन पाती। बाकी सारे दुनिया बोल जाती है, बस आप नहीं बोलती। कभी तो कुछ बोला करो अनिका। इतनी भी बड़ी गलती नहीं हो चुकी थी मेरे से कि आप मेरे से बात करने बंद कर दोगे। मत हंसो ना इतना। मेरे मेरे को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस होता है, बहुत लाचार महसूस होता है कि आप बस हंसती रहती हो। मुझे बस आपकी एक बार बोली सुननी है, कभी कुछ तो बोल दिया करो। पूरे 1 साल 3 महीने गुजर गए हैं, आपने एक आवाज़ तक नहीं निकाला अपने मुंह से, बस हंसती रहती हो। मुझे ऐसे भी तो छोड़ के नहीं जाना था ना आपको। मैं आपसे प्यार करती थी, आप भी मुझे प्यार करती थी, ऐसे छोड़ के क्यों चली गई? थोड़ा सा तो मेरे लिए सोचना था ना आपको। तो गाइस आप चलते हो थोड़ा सा 1 साल 3 महीने पहले कि उस दिन हुआ क्या था जो अभी ये सारा चीज़ें बोल रही है। तो उस दिन क्या हो रहा था, हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो कल्प्रिट था वो किसी को हॉस्टेज करके रखा हुआ था और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो बस उसको शूट करे थे और उसमें से जो कल्प्रिट था वो भी नीचे गिर गया था क्योंकि उसको बुलेट लगी थी और उसने जिसको हॉस्टेज करके रखा हुआ था वो भी गिर गई थी। अब जब हॉस्टेज नीचे गिर जाती है तो वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि इनको क्या हुआ, कहीं शायद गोली की आवाज़ से या फिर जो अभी हुआ उसका ट्रॉमा भी तो हो सकता है। तो वो लोग दौड़ के जाते हैं और जल्द से जल्द वहाँ पर एम्बुलेंस का और जो पुलिस वाले थे वो जल्द से जल्द उस क्राइम सीन का एक फ़ोटो ले लेते हैं, मतलब कई सारे फ़ोटो ले लेते हैं। फिर वहाँ पर जो हॉस्टेज है उसको हटाते हैं और फिर एम्बुलेंस में उसको बिठा के फिर भेज देते हैं हॉस्पिटल और उसको इलाज के लिए भेज देता है। और इधर की जो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो सारे लोग आते हैं, उसका वहाँ पर जांच पड़ताल चल रहा था और उस जगह को थोड़ा बहुत बैरियर कर दिए थे कि ताकि यहाँ पर लोग जो है वो जल्दी से जल्दी आ ना पाए और उनको भी काम बहुत जल्दी से जल्दी करना था। और इतनी ही टाइम पे मतलब वहाँ पर जो सारा चीज़ हो रहा था तब तक जो कुमुद और अभी है वो भी आ चुके थे उनकी पुलिस स्टेशन से।
और आके जब देखते हैं कि ये बंदा मतलब कल्प्रिट जो है वो अभी तक डेड है और उसको गोली लगी हुई है, तो जो अभी है वो वहाँ पर सारे लोगों के ऊपर शाउट कर रही थी कि क्यों इसको मारा। तो वो लोग बोलते कि मैम इसने किसी को हॉस्टेज कर दिया था और वो भी अभी तक मतलब ट्रॉमा में है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, उसका क्या खबर है आता पता कुछ है नहीं। अभी बस इतना ही है कि ये मर चुका है और नहीं मारते तो वो हॉस्टेज मार देते। जो अभी है वो समझती है समय की नज़ाकत को और फिर उनको यहाँ पर जांच करने के लिए रख के फिर थोड़ी देर वो भी कुछ करती है, देखती है सारा चीज़ें जो है। और वहाँ पर मीडिया तो ऑलरेडी आ ही चुकी थी और जो अभी है वो बोलते कि ठीक है आप इधर रहिए, हम हॉस्टेज के पास जाते हैं क्योंकि वो भी अब सरकार की जिम्मे पे आती है। तो वहाँ पर से कुमुद और अभी और 2-4 और पुलिस वाले मिलकर वो जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद जो डॉक्टर्स है वो बात वगैरह कर ही रहे थे। तो डॉक्टर है वो बोलते कि देखिए ये बात बहुत ही सीरियस है और हमको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये हुआ कैसे। जो भी है वो बोलती कि हाँ बताइए, इतना सस्पेंस क्रिएट मत करिए, वैसे भी ज़िंदगी के 12 बज चुके हैं, आप और मत लगाइए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर है वो बोलती कि जो आपकी हॉस्टेज आई थी वो स्पॉट डेड थी और वहाँ पे ही उसकी मौत हो चुकी थी और हमको ये तक नहीं पता चल रहा कि ये मरी किस बात पे, मतलब ना उनको कोई ट्रॉमा पहुँचा उतनी कि इस घटना में वो हार्ट अटैक हो जाए उनका, उस पे की भी कोई सिम्टम्स नहीं है। अलग सा कोई चीज़ वो भी उन पे नहीं है, मतलब कोई अंदरूनी चोट भी नहीं है, बुलेट लगना वो भी नहीं है, पर हमको उनकी मौत का कोई वजह ही नहीं मिल रहा। जो भी है वो बोलती कि ऐसा क्या हो गया कि मौत का वजह नहीं पता चल रहा आपको। जो डॉक्टर है वो बोलती कि अब तो ये पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। जो अभी है वो बोलती कि अब पोस्टमार्टम तो नहीं हो सकता क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो हॉस्टेज है कौन और उसकी फैमिली वाले वो अलाउ करेंगे भी कि नहीं। पर हाँ एक तो बात ये है कि ये गवर्नमेंट एक इंसिडेंट है, तो हम उनकी कंसर्ट ले लेके फिर कर सकते हैं। जो डॉक्टर है वो भी बोलती कि हाँ ये तो बात है। तो वहाँ पर जो कुमुद है वो बोलती कि पहले ज़रा दिखाइए, जो बॉडी है वो दिखाइए हमको। तो डॉक्टर जो है वो उसको लेकर जाते हैं और जो ऑपरेशन थिएटर था वहीं पर थी क्योंकि उसको वहीं पर एग्जामिनेशन उसका हो रहा था। तो वहाँ पर जब लेके जाते हैं जो उसकी हाथ थी वो एकदम नीली हो चुकी थी, उसकी उंगलियां एकदम से नीले पड़ चुके थे और उसको ऐसे ढक के रखा हुआ था एक सादे कपड़े से। तो वहाँ पर जाके जब उसका चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है, कुमुद देखती है पहले। कुमुद देख के इतना शॉक्ड हो जाती है कि जल्द से जल्द वो कपड़ा डाल देती है। वहाँ पर जो अभी है वो आती है डॉक्टर के साथ बात करते करते और आते हुए बोलती कि हाँ कुमुद बताओ क्या क्या मालूम चल रहा है। जो कुमुद है वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी अभी को कि क्या बोलेगी। उसकी जुबान को ऐसे मानो कि लकवा मार गया था। वो सांस भी बहुत ही गिन गिन के ले रही थी, ऐसा मानो कि उसकी सांसें हम गिन सकते हैं। वहाँ पर जो अभी है वो जाती है उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती कि क्या हुआ बताना, ऐसा क्या हो रखा है। और तभी वो भी देखती है कि हाँ हाथ जो है वो एकदम से ब्लू हो चुकी थी और जो भी उसका हाथ थोड़ा सा ही उस सरक गया था बेड से, वो जब वो उसको पकड़ती है ना उसको ऐसा अजीब सा एक फीलिंग आता है। एक तो वो हाथ इतना ठंडा जैसे कि मानो कि बस फ्रिज से निकाल के लाया गया वो कुछ चीज़। वो जब उसको पकड़ती है ना उसके अंदर से वो झंझोर जाती है, उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या, तो वो किसी कोई एकदम से प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर से आत्मा खींच के निकल रहा होगा। मतलब इतना फील हो रहा था उसको, वो चुप्पी, वो रूम और वो हाथ उसको इतना फील हो रहा था ना कि उसको एयर प्रेशर जो है उसके ऊपर इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव फैल रहा था कि अभी वो चीज़ ले ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा था उसको। तभी जो डॉक्टर है वो बोलती कि हाँ यही एक मात्र सिम्टम है कि इनकी बॉडी जो है वो ब्लू हो चुकी है, मतलब वो नीली पड़ गई है और कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी एक सिंगल सिम्टम्स वहाँ पर नहीं है। और डॉक्टर की बात सुन के जो अभी है वो भी होश में आती है, जो कुमुद है वो भी होश में आती है। मतलब दोनों ही एकदम से चुप हो गए थे। जो कुमुद है वो अभी की तरफ देखती बोलती कि अभी बाहर जाओ। जो अभी है वो बोलती कि देखो आ ही गए तो सुन लेते हैं ना, बाद में जाते हैं। और वो ये बोल के ना वो बस उस बॉडी की तरफ देख ही रही थी, मतलब वो उसकी मुंह पे कपड़ा चढ़ा और अभी वहाँ पर बस देखे जा रही थी।
जो कुमुद है वो बोलती कि नहीं नहीं अभी चलो बाहर जाते हैं, इसका छोड़ो, इसका जो होना था हो गया। और ये जब वो बोल रही थी ना, उसकी गला एकदम से भारी होके आ रहा था, टूट रहा था, उसके मुंह से बातें नहीं निकल रहे थे, मतलब बहुत ही नेगेटिव सा वो साउंड कर रही थी। जो कुमुद है वो, जो अभी है वो उसको पकड़ती है और बोलती कि तुम ठीक हो ना, तुमको क्यों ऐसा फील हो रहा है? तो इतने बॉडीज देखे थे हमने जिंदगी में, पर ये वाला बहुत ज़्यादा अजीब सा साउंड कर रहा है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो बोलती कि आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए। और ये बोल के वो जो बॉडी था उसके ऊपर से जो सफ़ेद कपड़ा था वो हटा देता है। और वो बस बोले जा रहा था कि देखो यहाँ पर माथे पे एक निशान है और इधर गले पे कुछ सा है। पर अभी तो बस उस बॉडी को देख के ही पॉज हो गई थी। वो बस उधर सुन पड़ गई थी, ऐसे मानो कि उसकी बॉडी ही पैरालाइज हो चुकी थी, वो सांस ही लेना भूल चुकी थी। पता नहीं उसके साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स एक साथ हो रहे थे कि उसको खुद को महसूस शायद नहीं हो रही थी कि वो जिंदा भी है। क्योंकि जो ऑपरेशन बेड में लेटी हुई थी वो और कोई नहीं थी, वो अनीका थी। वहाँ पर अनीका लेटी हुई थी और वो डेड थी। वहाँ पर जो अभी थी वो काइंड ऑफ 10 मिनट तक एक ही पोजीशन में खड़ी रहती है, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ सुन रही थी। डॉक्टर अपना बोले जा रहे थे, जो कुमुद थी उसकी आंखों से पानी गिर रहे थे, क्योंकि उसको तो पता था अनिका कौन है। और वहाँ पर जो अभी थी वो बस वैसे ही खड़ी रहती है। जब कुमुद उसकी शोल्डर पे हाथ लगा के थोड़ा सा उसको हिलाती है, वो बस कुमुद की तरफ ऐसे ऐसे नज़रों से देख रही थी ना, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा, उसका दिमाग ब्लैंक है, उसको समझाओ, उसकी जो याददाश्त है वो चली गई है क्या पता नहीं, उसको कुछ सारा दुनिया ऐसे अंधेरा जैसा फील हो रहा था। जो कुमुद है वो उसको पकड़ लेती है और बस कुमुद का पकड़ना ही होता है कि जो अभी है वो कुमुद को छोड़ती है, वो उसकी वो नहीं, तुम मुझे छोड़ो, ये अनिका नहीं है, हमको गलत हो रही है, हमको गलतफहमी हो रही है। डॉक्टर इनका क्या हुआ, इनको क्या हुआ? जो डॉक्टर है वो बोलते कि वही तो बता रहे हैं ना, ये जब आई वो स्पॉट डेड थी। जो अभी थी वो एकदम से चिल्ला के उठी कि देखिए, डेड डेड बोल के कुछ नहीं होता, डेड नहीं है, डेड नहीं है। अब वो बोलिए कि मेरी अनिका यहाँ पर क्यों सोई हुई है, नींद की दवाई लेके रखी है क्या, मतलब आपने कोई इंजेक्शन लगाया? अब वहाँ पर डॉक्टर शॉक्ड, ये बोल क्या रही है? वो तो पहले बोलता कि नहीं नहीं ये वही पेशेंट है जो जिनको आपने भेजा, मतलब पुलिस द्वारा भेजा गया है, ये वही स्पॉट डेड। और डॉक्टर बस बोल ही रहा था, जो अभी थी वो एकदम से चिल्ला के बोलती है, ये स्पॉट डेड क्या लगा रखा है? वो स्पॉट डेड नहीं हो सकती, मेरी अनिका को कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, ये बस वो शायद नींद की दवाई ले ली होगी ना, और शायद बेहोश हो गई होगी, बेहोश हो गई होगी। इनका ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में वो डर जाती है, तो इनको ऐसा हो सकता है कि वो गोली की आवाज़ सुनी ना और उसने ऐसे हॉस्टेज बना लिया इनको, तो शायद थोड़ा सा ट्रॉमाटाइज हो चुकी होगी, वो बेहोश हो गई होंगी। और कुछ नहीं, आप ना कुछ ड्रिप वगैरह चला दो और कुछ कुछ करो, थोड़ा सा नींद की नहीं, नींद का तो नहीं दे सकते, ये तो खुद बेहोश है। अब कुछ करो ना डॉक्टर, डॉक्टर आप कुछ अच्छे से चेकअप करो, ये ठीक है, ठीक है, ये इनको कुछ नहीं हो रहा। और बस वो ये बोल के ना बस अनिका के हाथ को वो बस रब करे जा रही थी, मतलब इतना तेज तेज वो रब कर रही थी कि उसको खुद को नहीं पता चल रहा था कि वो कर क्या रही है। जो कुमुद है वो उसको थोड़ा सा पकड़ते हुए थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रही थी, और इतना कस के वो अनिका के हाथ को पकड़ के रखी थी और उसको रब कर रही थी कि कुमुद की खुद की पावर वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। और जो डॉक्टर है वो तो बस अब दंग रह गया था कि क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पैनिक कर रही थी और जैसे बोल रही थी कि मेरी अनिका, उनको कुछ नहीं हो रहा, वो तो थोड़ा ना थोड़ा वो उनको भी अब पता चल रहा था, उनको भी थोड़ा मालूम हो रहा था कि ये बंदी खुद ट्रॉमा में चली गई है। तो वहाँ पर से जो कुमुद है वो बहुत उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी छोड़ दो, अब डॉक्टर ना वो देख लेंगे, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, छोड़ो, हम बाहर चलते हैं, चलो। अभी तो भाई अभी ना वो कुछ बोल रही थी इसके अलावा कि नहीं मेरी अनिका को कुछ नहीं हुआ, मेरी अनिका को कुछ नहीं हुआ। और उसके
आँखों से ऐसा मालूम चल रहा था कि बंदी अब खुद ही होश में नहीं है। वहाँ पर जो कुमुद है वो डॉक्टर की तरफ देखकर वो खुद ही रो रही थी। जो डॉक्टर है वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर से जो नर्स है उनको बोलते कि जल्दी चलो, मामला थोड़ा-सा बिगड़ चुका है। वहाँ पर जो डॉक्टर आने के बाद वो बहुत ही मुशक्कत के बाद 2 लोग मिल के अभी को अनिका के हाथ को छुड़ाते हैं और थोड़ा-सा झाँक के उसको चेयर में बिठाते हैं। जब भी वो बिठाते हैं वो बस उठ के जाने के लिए हो रही थी कि नहीं, नहीं मुझे नहीं ये वो करना। और तभी जो है वो डॉक्टर उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन पुश कर देती क्योंकि वो इतनी अजीब बिहेव कर रही थी ना कि मानो कि वो सुध-बुध भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ अलग सा ही है। और तभी जाके वो थोड़ी-थोड़ी देर में मतलब खुद ही वो बेहोश होके नीचे गिर गई थी क्योंकि वो बस अनिका के पीछे अनिका के हाथ को पकड़ रही थी, उसको रब कर रही थी, उसकी गालों को रब कर रही थी। मतलब क्या पता नहीं वो कर रही थी जैसे कि मानो वो रब करके अनिका को ज़िंदा कर देगी। वहाँ पर जब भी अभी गिरती है नीचे, कुमुद वहाँ पर नीचे बैठ के इतना रो रही थी कि उसके दिल फट के रोना आ रहा था। बाहर के जितने भी पुलिस थे वो अंदर आते हैं, मतलब क्या ही वहाँ पर माहौल था। सारे लोग जब देखते हैं ये सीन, सारे लोगों को पता था कि अभी के लिए अनिका क्या है और अनिका कौन है। तो वहाँ पर अभी नीचे गिरी हुई है, उसको तो 2 नर्स लोग मिलके उसको स्ट्रेचर्स पे उठा देते हैं और वहाँ पर कुमुद बैठ के अब रो रही थी। वहाँ पर जो पुलिस लोग थे वो आके कुमुद को समझा रहे थे कि मैम ये कैसे हो गया? ये हो क्या गया? अब कुमुद वहाँ पे क्या बोले, उसको तो खुद ही नहीं समझ आ रहा था, खुद का नहीं प्रोसेस हो रहा था। तभी अभी को जो है वो एक केबिन में शिफ्ट करा जाता है और अनिका के अप्पा को फ़ोन लगाया जाता है। वहाँ पर से मिस्टर रेड्डी को बोला जाता है कि आप जल्दी से जल्दी इधर आ जाइए, मतलब कि बैंगलोर और वही सिल्वर वैली स्टेशन। तो वहाँ पर जब वो आते हैं मतलब उनको पहले बताया नहीं गया कि अनिका इज़ डेड नाउ। उनको बस ये बताया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है अनिका के साथ, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। तो वहाँ पर अनिका के अप्पा के साथ वो अनूप भैया भी आते हैं और जब भी मिस्टर रेड्डी को ये पता चलता है, मिस्टर रेड्डी का तो हालत इतना ख़राब था कि वो बस अब हॉस्पिटल की फ्लोर पे बैठ के अपनी सर को पीट-पीट के वो रो रहे थे। मतलब उनकी एकलौती बेटी, पहले तो उनकी वाइफ नहीं रही, उनके बाद जब उनकी बेटी को वो पकड़ के जीना सीख रहे थे या फिर बोलो कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब उनकी बेटी उनके पास गई, तब वो बेटी भी नहीं रही। उस बाप पे क्या ही बीतेगा जिसका और कोई सहारा ही नहीं है इस दुनिया पे। भले ही वो कितना भी अमीर हो, पर बेटी या फिर अपने बच्चों के लिए प्यार तो सबका सेम ही रहता है। वहाँ पर मिस्टर रेड्डी बस पागलों की तरह रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि मतलब वो हॉस्पिटल की फ्लोर पे अब गिर के रो रहे थे। और वहाँ पर जो अनूप थे वो भी मतलब रो ही रहे थे और बहुत ज़्यादा कंसोल कर रहे थे अपने बड़े पापा को। और इन्हीं सारी चीज़ों में जब अभी को होश आता है, मतलब बहुत देर बाद, वो जब होश में आती है वो बस गिरते पड़ते उस रूम से निकलती है। और जब भी वो अपनी रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर मिस्टर रेड्डी जो है वो रो रहे हैं और ऐसे सुध-बुध खो के बैठे हुए हैं कि क्या बताएं। वहाँ पर साइड में जो अनूप भैया थे वो डॉक्टर के साथ बात वगैरह कर रहे थे और जो कुमुद और उसके जो वहाँ पर पुलिस की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि अनूप ने पूरे हॉस्पिटल को एकदम से सर पे कर लिया था और पुलिस स्टेशन पे तो हल्ला उसने मचा ही था, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया है कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे। तभी जो डॉक्टर है वो उनको समझा रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पर ट्रॉमा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इनका ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई सारा कुछ करवा लिया था। मतलब उतने टाइम में जो भी पॉसिबल था वो सारा कुछ करा जा चुका था, क्योंकि ये अभी अनिका अनिका नहीं, शी इज़ अ डेड बॉडी नाउ। अब बहुत ही जल्दी उसकी सारा काम जो है वो करना होगा। और ऊपर से जो मिस्टर रेड्डी थे वो उसकी पोस्टमार्टम करवाने दे नहीं रहे थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर भी डॉक्टर लोग जो है वो अपनी तरफ से वो सारा कुछ कर रहे थे। ना उसको हार्ट अटैक आया था, ना उसकी कोई बीमारी थी, ना उसकी ब्रेन में कुछ डैमेज था, ना उसको ट्रॉमा आई थी, कुछ ही नहीं था उसकी। उसकी रिपोर्ट एकदम से क्लियर थी कि हाँ, सारी चीज़ों में वो टिक आ गई थी। अब इन सारी चीज़ों में वो मिस्टर रेड्डी बार-बार बोल रहे थे कि मैं अपनी बेटी को लेके जाना चाहता हूँ।
और वो वही कर भी रहे थे, मतलब प्रोसेसिंग पे थी वो सारी चीज़। मतलब सुबह से रात हो जाती है और ये इतनी सी देर में सारा कुछ हो जाता है। वहाँ पर अभी तो बस भाई ऐसे थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि टाइम बस इतनी स्पीडी में चल रही है कि 100 गुनी ज़्यादा तेज़ चल रही है उसकी टाइम। वो किसी भी चीज़ को रोक ही नहीं पा रही थी। और ये सारी जो मेमोरीज़ है वो सारी चीज़ें अभी को हर एक दिन, हर एक पल, हर एक टाइम याद रहती है। हर एक छोटी से छोटी डिटेल उसको अभी तक याद है। और जब भी कुमुद की फ़ोन अभी के पास आई थी, वो बस ख्यालों में अपनी अनिका से बात कर रही थी। और तभी वो फ़ोन लगाती है मिस्टर रेड्डी के पास और फ़ोन लगाते हुए बोलती कि सर, एक क्लू मिला है अनिका के केस की और मैं बस वही जा रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे फुल अथॉरिटी दे दीजिए, इसकी तह तक तो मैं जाकर रहूँगी। वहाँ पर जो मिस्टर रेड्डी है वो बोलती कि अभी तुमको जो करना है वो करो, तुम्हारे पास मेरा फुल सपोर्ट है, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई तुमको रोकेगा भी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कातिल पकड़ा गया है तो जस्ट उसको मार डालो और ऐसे मारो कि उसकी शायद पूछते ठीक हो जाए। नॉर्मल मौत उसको देना ही मत, उसको इतना तड़पा तड़पा के मारना ताकि वो जाके भगवान के पास जवाब ना दे सके कि हुआ क्या है उसके साथ। वहाँ पर जो अभी है वो बोलती है डोंट वरी, उसके हिसाब तो मैं खुद से करूँगी। और बस वहीं पर दोनों का बात ख़त्म हो जाता है। मतलब इन दोनों का अब जुड़ाव सिर्फ एक ही पॉइंट था, अनिका की डेथ का इंसिडेंट। अब वहाँ पर जब ये अभी फ़ोन रख रही थी तभी जो मिस्टर रेड्डी है वो बोलती कि अभी मैं अपना चेयर छोड़ रही हूँ और ये चेयर अब अनूप को जाएगा। 2 दिन बाद अनूप के पास सारे ड्यूटीज़ हैंडओवर हो जाएंगे और मैं फ़ॉरेन शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम आना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। और ये बोल के वो बस फ़ोन कट कर देते हैं। और जो अभी है वो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाती है और जाके उसको पता लगता है क्या कि जो अनिका की एक ब्रेसलेट थी जो अभी ने उसको दिया था, वो अनिका के डेथ के समय वो चोरी हो गई थी। मतलब वो उसका कोई किसी को पता ही नहीं था। वो जो ब्रेसलेट थी वो अभी ने अनिका के रूम में ढूंढा था, उसके ऑफिस में ढूंढा था, पर कहीं पर भी नहीं मिला था। वो पूरा का पूरा ब्रेसलेट जो है वो डायमंड का था और बस वही एक चीज़ थी जो अभी और अनिका की एक दूसरे की थी। और अभी को जब ये चीज़ नहीं मिली थी तब वो पक्का हो चुकी थी कि ये ज़रूर ही ज़रूर कोई साजिश है, क्योंकि नहीं तो ये कहा गई और अगर नहीं है तो मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। और वो बस इस बुनियाद पे ये पूरा जो केस है वो 1 साल तक घिस रही थी। मतलब अगर कहीं पर वो बिकते हुए दिख गई तो वो उसको धर लेगी और उसी चीज़ में वो 1 साल 3 महीने वेट भी करी थी। और आज उसकी मेहनत बस रंग लाई थी कि एक सुनार के पास सेम उसी टाइप की ब्रेसलेट जो है वो मिली है। उसकी कोई ना रिसीट है ना कोई उसका मतलब कुछ है, कोई नमो निशान नहीं है। और वो डायमंड जो है वो कितने कैरेट की है उनकी भी सर्टिफिकेट्स नहीं है उसके पास। तो वहाँ पर जो सुनार था वो अब पहुँचते पहुँचते थोड़ा थोड़ा उसके पास भी पहुँच चुका था। और ये था भी शहर के बाहर की एक ज्वेलरी शॉप। तो वहाँ पर से उनको फ़ोन मिलाया गया कि हाँ ऐसे ऐसे एक तो आई है, अब अगर यही है तो आप आके देख लीजिए। तो वहाँ पर कुमुद अभी को भेजती है और अभी जब जाती है तो उस ब्रेसलेट को वो अच्छे तरीके से परखती है, उसको जांच करवाती है। तभी वहाँ पर ना उस ब्रेसलेट में एक खासियत ये थी कि अभी ने वहाँ पर जितने भी गोल्ड के चेन थे वहाँ पर उसने छोटे छोटे एकदम थिन से लिखाई गई थी कि अवी का ए और अनिका का ए दोनों है, मतलब एक एक जगह पे दो दो ए लिख के रखा हुआ था। और जब उसने वो नोट कर लिया, मतलब डिटेन कर लिया, तो फिर वो पक्का श्योर हो गई थी कि हाँ यही है। अब पता नहीं इसके पास ये ब्रेसलेट कैसे गया है पर इसको तो धरना होगा। तो फिर जो जौहरी था वो बोलते हैं कि श्योर वो कल आएगा पैसे लेने, तो आप तभी वो कर सकते हो। जो अभी है वो बोलती कि नहीं आप अभी बुलाओ, मैं कल तक वेट ही नहीं कर पाऊंगी, आप बुलाओ उससे अभी। और उसी वक्त जो वो चोर था या फिर जो भी था
वो आदमी आता है शॉप पे और बोलते कि जौहरी साहब बताइए क्या बात है, मेरा ब्रेसलेट का क्या होगा। तो वहाँ पर जो जौहरी है वो बोलती कि हाँ हो तो जाएगा, आप इनसे बात करिए। तो वहाँ पर उसको लगता है कि ये लेने वाला है, तो वो बोलती है अभी को कि हाँ बोलिए क्या भाव है, क्या पसंद है, क्या कितना आपको लगेगा। वहाँ पर जो अभी है वो बोलती कि इसका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपको कहाँ से मिला, मतलब कैसे क्या, इसका तो हिस्ट्री जानना होगा ना मुझे। अभी की बात सुन के वो जो लड़का था वो उस ब्रेसलेट को हाथ में लेता है और उसको देखते हुए वो बोलता है कि ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने एक कंसाइनमेंट करा था और उसका प्राइस ये है, बहुत महंगा है और मेरे लिए बहुत कीमती भी है। जो अभी है वो बोलती कि अच्छा ऐसा है क्या, और ये बोल के जो वहाँ पर वो ज्वेलर की शॉप में ही वो शुरू कर देती है उसको मारना। और वहाँ पर उसको वो पकड़ के वो जब पुलिस स्टेशन लाती है और लॉकअप में बंद करके जो उसकी मतलब धुनाई करती है ना, मतलब बिना साबुन के उसको ऐसे मालिश पॉलिश और देती है कि उसका मन भर गया था कि हाँ भाई प्राइज़ तो मिल गया मुझे। तभी बस अभी एक बार पूछती है कि बता दे, एक बार तुझे मौका दे रही हूँ, तो बता दे कि ये कहाँ से मिला, क्यों मिला और क्या कंसाइनमेंट था तेरा। अगर तू नहीं बोलेगा तो तू बच के तो इधर से नहीं निकल पाएगा, ये तो तेरे तेरे को मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जो लड़का था वो मरते मरते हालत उसका हो चुका था कि अब कुछ बोल भी नहीं पाएगा और अभी को कोई रोक भी नहीं पाएगा कि उसको कोई रोक डाले। कुमुद भी वो हिम्मत नहीं करती। तो वहाँ पर जो लड़का था वो बोलते कि एक एक मर्डर केस में था, एक मर्डर करना था, मैंने वो बस कर दिया था, तो उन्होंने बोला था कि उसके पास जो भी मिलेगा तू ले जाना। और मेरे मेरे को उसके पास बस यही मिला था, उसके हाथ में ये था तो मैं वही लेके चला गया था। और फिर बाद में जाके मुझे पता चला कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये पूरा ही डायमंड का है। वहाँ पर जो अभी है वो बोलती कि तू ये बता दिया ना, अब ये बता चल कि नाम किसका है, किसका काम है ये, तू ये बता बस। तो वहाँ पर जो नाम वो बोलता है और वो सुन के अभी का तो भाई एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। जो अभी है वो बोलती है कि कैसे मारा वो बता। तो वहाँ पर वो वही ड्रग्स का नाम लेती है जो अभी उस किलर से बात कर रही थी, मतलब क्रिमिनल से, कि हम पैसे देंगे बिटकॉइन में, उसी से। और वही वाला ड्रग था कि उसको बस इंजेक्ट करना था और वो ऐसे डिमोलिश होगा तुम्हारे बॉडी में कि तुमको फिर पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कैसे मरा, मौत का रीज़न क्या है, कुछ सबूत नहीं रहेगा, बस तुम्हारे बॉडी में जाएगा घुलेगा और तुम डेथ, कोई भी सिम्टम्स तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेंगे। और वो ही हुआ था अनिका के साथ, उसकी बॉडी में कोई भी वो नहीं मिला था, सबूत नहीं मिले थे। और अभी बस प्लान उसका हो जाता है। जो अभी है वो बोलती कि तेरे तो बाद में तेरे देखूंगी, और ये बोल के जो उसकी फिर से धुनाई होती है वो बंदा उसी जेल में ही बेहोश पड़ा रहता है। जो अभी है वो बोलती कि कुमुद कल सुबह फिर जाएंगे, कल सुबह दूल्हे को ससुराल लेने जाएंगे, उसका स्वागत तो मैं ऐसे करूंगी ना, बंदे को कुछ करना मतलब मर्डर करना वो उसका हो जाएगा सेटिंग पूरा। और अभी की आंखों में इतना गुस्सा था उस बात पे, जो कुमुद है वो खुद भी शॉक्ड हो रखी थी कि ठीक है चलो, मतलब गुस्से का एक लेवल होता है, पर अभी की पूरी बॉडी यूँ शेक कर रही थी, वो इतने गुस्से में थी। तो वहाँ पर जब उनका ये प्लानिंग पूरा हो जाता है तो सुबह वो लोग निकल ही जाते हैं। जब अभी थी वो पूरी रात स्टेशन में थी, वो बस सुबह का वेट कर रही थी। सुबह होते ही ये सारे लोग अपनी पुलिस स्टेशन की फ़ौज ही लेके निकल पड़ते हैं और वो लोग जाके पहुंचते हैं रेड्डी मैंशन। और वहाँ पर से जब सारे पुलिस वालों की झुंड वहाँ पर जाके खड़ी होती है तो मिस्टर रेड्डी पूछने लगते हैं कि वे तुम अभी क्यों आ गई हो, और ये सारा पुलिस वाले। जो अभी है वो बोलते कि सर मैं अनूप को अरेस्ट करने आई हूँ, आपकी बेटी अनिका रेड्डी की खून के इल्ज़ाम में। वहाँ पर जब मिस्टर रेड्डी ये बात सुनते हैं वो तो दंग होके, मतलब वो खड़े हुए थे बस, और ये सुन के ही बैठ जाते हैं। जो अनीका के पापा थे वो बोलते कि लेकर जाओ इसको, मतलब वो कुछ पूछते भी नहीं कि कैसे क्या,
कहा आता पता कुछ नहीं। उनको विश्वास था कि जो अभी बोल रही है वो 100% सच है, वहाँ पर कोई भी झूठ नहीं था। और उसी टाइम पे जो अनूप है वो बाहर से चहकते चहकते आ रहा था, और आके जब देखता है कि घर पे इतनी ज़्यादा पुलिस है और उनके बड़े पापा यूँ बस सोफे में बैठे हुए हैं, वो आके पूछते हैं कि मिस अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इतने पुलिस क्यों। जो अभी है वो हाथ रखती है उसकी शोल्डर पे, धीरे धीरे करके उसकी कॉलर पे, और फिर बोलती कि तेरे को ससुराल ले जाने। बहुत शौक था ना तेरे को अनिका की जगह लेने की, अनिका की बिजनेस को लेने के। चल, तूने तो तेरे को जो करना था तूने कर लिया। मतलब दौलत के नशे में तू इतना अंधा हो चुका था कि तूने अपनी बहन को ही मरवा दिया। चल तू। और वहाँ पर जो अनूप था वो अब शॉक्ड हो जाता है कि इसको ये सारा चीज़ कैसे पता चला। वहाँ पर जो अभी थी वो उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, बस घसीट के उसको लेके जा रही थी। और जो अनूप था वो बस चिल्ला के रह जा रहा था कि बड़े पापा मुझे बचा लो, बड़े पापा ऐसा कुछ नहीं है, बड़े पापा ये सारा कुछ झूठ है, बड़े पापा बचा लो बड़े पापा। पर बड़े पापा तो कुछ नहीं बोल रहे थे। जो अभी है वो उसको लेके जाती है स्टेशन, उसको फिर जो डंडे बरसाती है, मतलब उस बंदे को जितना ना मार रहे थे वो उसके कहीं गुना ज़्यादा मार इसको पड़ रही थी। वो मारते मारते उसकी डंडा ही टूट जाती है, तो वो इतना ज़्यादा मार रही थी। अब बस एक ही चीज़ पूछे जा रही थी कि क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा। वहाँ पर जो अनूप है वो बोल रहा था कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, सुन तो ले, बोलने के लिए मैं तैयार हूँ, सुन तो ले। और जो अभी है वो बस मारे जा रही थी कि मेरा पहले प्यास बुझ जाए फिर तेरे को मारना मैं बंद करूँगी। और वहाँ पर वो करे जा रही थी, जब उसकी भी एकदम से वो टायर्ड हो जाती है कि मारते मारते वो खुद ही टायर्ड हो चुकी थी, तब वो बैठती है। वहाँ पर जो मटका रखा हुआ था उससे पानी निकाल के खुद के ऊपर ही डाल लेती कि मैं फ्रेश हो जाऊँ, इसकी 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 तो जान ही निकाल दूंगी आज। तो वहाँ पर जो अनूप थे वो बस अब बोल रहा था कि मैंने मैंने बस उस गद्दी में बैठने के लिए मारा। और वहाँ पर ये भी पता चलता है, मतलब इतना ज़्यादा वो घिनौना इंसान था, जो ड्रग्स था जिसके साथ डीलिंग हो रही थी वो वही डील कर रहा था। मतलब उस क्रिमिनल और अनूप के साथ दोनों की ही जॉइंट थी, उन दोनों की मिली भगत थी ये सारी चीज़। और अभी को जब ये सारा कुछ पता चलता है वो फिर से एक और राउंड शुरू करती है उसके साथ, और मार पड़ती है, मतलब इतनी पड़ती है कि वो बंदा मर ही जाएगा। वहाँ पर से जो कुमुद है वो उसको खींच के बाहर निकालती है। वो बोलती कि इसको अदालत लेके जाना है, इसको बहुत सारी अभी भी देखना है इसकी ज़िंदगी में। ऐसे तुम इसको मार के कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। वहाँ पर अभी पुलिस स्टेशन में इतना चीख चीख के रो रही थी कि बस एक दौलत के पीछे वो मुझसे मेरी अनिका को छीन के ले गया। मतलब इतना उसकी दिल रो रही थी ना कि उस बेचारी को तो पैसे वगैरह चाहिए भी नहीं था, उसको ज़बरदस्ती सारे लोग मिलके वहाँ पर लेके गए हो और अब उसको ही मार डाले। अरे मेरा क्या, मेरी जो ज़िंदगी में एक बार फिर प्यार हुआ था, मेरा क्या, मेरे को ऐसे क्यों अकेले पूरा सुनसान मेरा ज़िंदगी करके रख दिया है तुम लोगों ने। अनिका की मतलब फिर से जो वो ट्रॉमा था ना अभी के ऊपर 1 साल बाद, वो फिर से वैसे ही रो रही थी। अनिका जब गुजर गई थी तब तब तो वो इतना रोई भी नहीं थी जितना अब उसकी मौत का रीज़न जान के वो रो रही थी। उसका ऐसा लग रहा था कि उसका कलेजा फट के बाहर निकल आएगा। उसको इतना प्रेशर फील हो रहा था अपने ही अंदर कि उसकी आंखें एकदम से लाल होकर रखी हुई थी, उसकी बॉडी शेक कर रही थी, वो एकदम से फ्लोर पे बैठ के रो रही थी। जो कुमुद है वो उसको बहुत टाइटली हग करती है, वो भी वहाँ पर रो रही थी। क्योंकि प्यार किसका भी हो, वो जब बिछड़ जाता है और ऐसा बिछड़न होता है कि वहाँ पर मौत ही और कुछ नहीं है, तब वो किसी को भी फील हो जाता है। और अभी की इतनी दुख वो कुमुद को भी फील हो रही थी। वहाँ पर जो अभी है वो बस अपनी केबिन में जाती है और उस डायरी को लेती है। वहाँ पर लेके वो अपनी बाइक को पकड़ती है और निकल जाती है उधर से। वहाँ पर एक सुनसान जगह था, वो उस खुले मैदान में जाके बैठती है
और बस उस डायरी को खोल के जब देखते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि आई लव यू अभी, आई मिस यू सो मच, और मुझे तुमसे मिलना है। बस हर एक पेज पे वहाँ की डेट लिखी गई थी और बस यही 3 लाइन लिखे गए थे। पूरा डायरी भर के अनिका ने वही बात लिखी थी, वही बात लिखी थी। और ये सारी चीज़ अभी को इतना ज़्यादा दुख दे रही थी, इतना ज़्यादा तकलीफ में थी वो, कि उस चीज़ को अब कोई डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था। और गाइस, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी इधर ही ख़त्म होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी लव स्टोरी जो है वो बहुत ही सुंदर स्टार्ट होती है, वो बहुत ही स्मूथ चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होती है, मतलब इंटरेस्टिंग होती है। पर वही लव स्टोरी है, वही नहीं मिल पाते, उसी का ही मुकम्मल पूरा नहीं होता, उसको ही भगवान एकदम से अलग कर देते हैं। और हमारी अभी और अनिका के साथ भी वही चीज़ हुआ था कि ये दोनों मिल तो गए थे एक दूसरे के साथ, पर उनकी जो डेस्टिनी थी ना, वो अलग थी। अभी अकेली चलती रही और हमारी अनिका जो है वो बस अभी के साथ एक परछाई होकर रह गई अभी के दिल में। और इसी के साथ हम हमारी सरगम ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको ये स्टोरी, इनकी जर्नी, ज़रूर बताना। और चलो चलते हैं, अच्छे भले रहो, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।